हेलो दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप मुझे देख पा रहे होंगे होम साइंस विथ अजीत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसी बीमारियां जो बार बार आपकी परीक्षा का भाग बनती हैं और आपको बार बार कन्फ्यूज करते हैं। आप उसमें कन्फ्यूज रहते हैं और उसी के निराकरण को लेकर मैं उपस्थित हो चुका हूं आपके बीच। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में जो हमारी प्रथम बीमारी होने वाली है वह होगी एरिथ्रोब्लास्टोसिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। और इसी को ही एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस को ही हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यू बर्न, इसी को शॉर्ट फॉर्म में EHDN के नाम से भी जाना जाता है। और आपसे पूछ भी लेता है कि EHDN क्या है, तो आपको यहाँ पे इन तीनों नाम को जानना चाहिए। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस और हीमेटोलाइसिस डिसीज ऑफ न्यू बर्न, इसी का शॉर्ट फॉर्म EHDN है। और इसे लेकर के और ब्लू बेबी सिंड्रोम और एरिथ्रोब्लास्टोसिस को लेकर के जब इसके हम कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़ते हैं तो यहाँ पे दो जगह से हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और इसी कन्फ्यूजन को हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं कि जो ये बीमारी आपकी हुआ करती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस, आपके RH फैक्टर यानी कि माता पिता के जो उनका ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव निगेटिव, इसी के आधार पे ये बीमारी बच्चे में हो जाती है और बच्चा डेथ कर जाता है। इस बीमारी में जो प्रथम बच्चा होता है वह तो जीवित होता है, लेकिन उसके आगे के सारे बच्चे डेथ कर जाते हैं। देखिए कैसे क्या होता है। यहाँ पे बात आती है जब RH पॉजिटिव की, RH पॉजिटिव RH निगेटिव। तो सबसे पहले हम लोग जान लें जो हमारा एंटीजन होता है, एंटीजन हमेशा आपका जो RBC होता है, आपका जो RBC है, RBC पर पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, RBC पे पाया जाने वाला एक प्रोटीन है और उसी प्रोटीन को AB के नाम से हम लोग एंटीजन के नाम से जानते हैं। अगर हम देखें एंटीजन की बात करें तो RBC पे होगा, यानी कि रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स RBC पे पाए जाने वाला प्रोटीन है। और इसकी अगर हम एंटीजन A की बात करें तो आपका कुछ इसे भी सर जान लीजिए समझने के लिए, एंटीजन A हो गया। अगर यहाँ पे हम B की बात करें, B की, तो उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से, उन्हें आपका A हो गया, पुनः आपका देखिए B हो गया, पुनः आपका A हो गया, पुनः आपका B हो गया। ये आपका एंटीजन A हो गया और ये आपका B हो गया। इसी को जब सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो यहाँ पर इस तरह से कुछ संरचना देखी गई, रेसस नामक बंदर पे, और इसी को RH पॉजिटिव का नाम दिया गया। बायोलॉजी में आपको पता है कि जब कोई भी चीज़ उपस्थित होती है तो उसे पॉजिटिव और जब अनुपस्थित होती है तो उसे निगेटिव के नाम से जाना जाता है। तो जो इस तरह की संरचना देखी गई RBC की सतह पर, इसी को RH फैक्टर के नाम से जाना गया। और सबसे पहले कहाँ देखी गई? रिहसस नामक बंदर पे देखी गई थी। और जो आपके जो एंटीजन होता है यह कहाँ पे होता है? RBC की सतह पर होता है। वहीं पर जब एंटीबॉडी की बात होती है तो आपको पता है कि हमने वहाँ पे कैपिटल A कैपिटल B से दिखाया। एंटीबॉडी जो होती है वह आपके प्लाज्मा में पाई जाती है और इसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है। थोड़ा सा आपका समय जरूर लग रहा होगा, देखिए समझने के लिए। ये आपका हो गया एंटीबॉडी जो कि प्लाज्मा पाया जाता है। जब हमारा एंटीबॉडी A होगा तो हमारा प्लाज्मा कौन सा पाया जाएगा? B। अब देखिए, यानी कि ये आपका एंटीबॉडी हो गया, ये आपका B एंटीबॉडी हो गया और आपका यह जो आपका एंटीबॉडी हो गया यह A हो गया। इस तरह से यहाँ पे आपका समझने के लिए समझ लीजिए कि इसकी संरचना कैसे होती है, कुछ इस प्रकार से।
तो आपका इस तरह का जो मिलेगा ये आपका जो है एंटीबॉडी होगा और आपका एंटीबॉडी बी। तो जहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जहाँ पर हमारा एंटीजन ए उपस्थित होता है, एंटीजन ए उपस्थित होगा, वहाँ पर एंटीबॉडी बी पाई जाती है। यानी कि यदि आप देखिए कि आपका ये आपका हो गया एंटीबॉडी। यहाँ पर देखिए मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। अब यहाँ पे आपका एंटीबॉडी, आपका एंटीजन क्या है? एंटीजन ए है। एंटीजन ए माने कि आपके आरबीसी की सतह पर इस तरह की संरचना है। इस तरह की है। अब इसके साथ जो हमारा एंटीबॉडी होगा वह कुछ इस तरह का होगा। अब बताइए यह जो आरबीसी के सतह पर जो हमारा एंटीजन है क्या आकर इसमें फंस पाएगा? क्योंकि यहाँ पे अर्धचंद्राकार संरचना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं लगभग त्रिभुजाकार मिल रहा है, यहाँ पे फंस नहीं पाएगा, बल्कि यहाँ से आपका ब्लड सर्कुलेशन आसानी से होता रहेगा। लेकिन यदि आपका एंटीबॉडी ए होता और आपका एंटीजन भी ए होता तो आपको कुछ इस तरह की संरचना यहाँ पर मिलती। इस कंडीशन में आपका जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बनाऊँ तो देखिए इस तरह का कुछ बनेगा। अब अगर हमारा यहाँ पे एंटीजन, एंटीबॉडी, ये हमारा आपका हो गया एंटीबॉडी ये हो गया। अब अगर हमारा एंटीजन ए भी रहे तब देखिए यहाँ पर आकर के ये जो है इस तरह से आसानी से इसको ब्लास्ट कर देगा, यानी कि उसके सर्कुलेशन मार्ग को बंद कर देगा, जाम कर देगा, अर्थात व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। तो यही सिस्टम होता है आपके। उसको जब कभी मैं बताऊंगा ब्लड ग्रुप वगैरह तो बताऊंगा कैसे कैसे किसको ब्लड ग्रुप कौन चढ़ाते हैं, कैसे काम करता है, तो यहाँ पर शॉर्ट में आपने समझा होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारी बात हो रही थी आरएच फैक्टर, तो आरएच फैक्टर आपने यहाँ समझ लिया होगा। अब जब हम यहाँ पे एरिथ्रोब्लास्टोसिस की बात करते हैं तो उसमें देखिए जब पिता का आरएच पॉजिटिव और माता, यानी कि पिता हो गए, ये माता हो गई, ये बच्चा हो गया। बच्चा, पिता आरएच पॉजिटिव और माता है आरएच पॉजिटिव, तो बच्चा भी आरएच पॉजिटिव होगा। पिता आरएच निगेटिव है, माता भी आरएच निगेटिव है, तब बच्चा उस कंडीशन में आरएच निगेटिव होगा। पिता आरएच निगेटिव है, माता आरएच पॉजिटिव है, बच्चा जो है आरएच पॉजिटिव होगा। पिता जो है आरएच पॉजिटिव है और जो है माता आरएच निगेटिव है, उस कंडीशन में बच्चा डेथ कर जाएगा। इस कंडीशन में बच्चा डेथ कर जाता है और इसी कंडीशन को ही, इसी स्थिति को ही एरिथ्रोब्लास्टोसिस के नाम से जाना जाता है। ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि जब पिता का आरएच पॉजिटिव, माता का आरएच निगेटिव बच्चे से जब मिलता है तो उस स्थिति में वहाँ पर एक क्लॉट कर जाते हैं, और बच्चे की डेथ हो जाती है, यानी कि दोनों आपस में टकरा जाते हैं। लेकिन एरिथ्रोब्लास्टोसिस में जब प्रथम बच्चा बच जाता है लेकिन इसके बाद के बच्चे, तो उसके बाद के बच्चे डेथ कर जाते हैं। इसका कारण होता है क्योंकि जब प्रथम बार महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो प्लेसेंटा बनता है, प्लेसेंटा से आपका ओमनियोक सेक होता है, जिसमें बच्चा होता है, उसको ओमनियोक सेक कहते हैं। उसी सेक में बच्चा रहता है और वह जो है किससे जुड़ा होता है? प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। जब बच्चा रहता है, बच्चे की डिलीवरी होती है, जब नाड़ को काटा जाता है, गर्भनाल को काटा जाता है, और काटने के बाद बच्चा तो वहाँ पर सेफ बच जाता है, लेकिन जो ही उसके गर्भनाल को काटा जाता है वहीं पर तुरंत जो है पिता का आरएच पॉजिटिव और माता का आरएच नेगेटिव मिल जाता है, और मिलने के कारण ही वह जो है गर्भाशय में मौजूद हो जाता है। यही कारण हुआ करता है कि जब सेकंड प्रेगनेंसी होती है, सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान आपको पता है कि जो बच्चा होता है उसमें आपके 3 लेयरों के द्वारा, जो एम्ब्रॉय होता है, एम्ब्रॉय के 3 लेयरों के द्वारा बच्चे के शरीर का विकास होता है। इन्हीं 3 लेयरों में आपको पता है कि जो उसके आंतरिक अंगों का डेवलपमेंट हो जाता है, लगभग 2 माह के अंत में वे सारे के सारे अंग जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। और जब उनमें ब्लड सर्कुलेशन होना प्रारंभ होता है, तब वहीं जब पहले से ही आपके गर्भाशय में आपके दोनों आरएच पॉजिटिव आरएच नेगेटिव उपस्थित हुए रहते हैं, तब इनका जब सर्कुलेशन होना प्रारंभ होता है तो उसी समय बच्चा डेथ कर जाता है। यही कारण होता है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस के केस में प्रथम बच्चा तो जीवित होता है, लेकिन दूसरे बच्चे के दौरान, दूसरे या तीसरे माह में जो है बच्चा खराब हो जाता है। तो ये आपको शायद एरिथ्रोब्लास्टोसिस समझ में आया होगा। यहीं पर जान लीजिए एक समस्या होती है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू
बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम की बात करें तो ब्लू बेबी सिंड्रोम के केस में देखा जाता है कि जब गर्भवती माँ ऐसे जल का सेवन करती है जिसमें नाइट्रेट की मात्रा आवश्यकता से अधिक होती है, नाइट्रेट की मात्रा आवश्यकता की अधिक होती है, और यही नाइट्रेट, जिसमें नाइट्रेट की मात्रा आवश्यकता से अधिक होती है, और यही नाइट्रेट होता क्या है कि बच्चे तक पहुंचता है, और उस स्थिति में जब बच्चे के आंतरिक अंग कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो वह ब्लड के माध्यम से बच्चे के आंत तक पहुंचता है नाइट्रेट, और बच्चे के आंत जो है नाइट्रेट बच्चे की जो आंत है वह नाइट्रेट को नाइट्राइड में कन्वर्ट कर देती है, और ये जो नाइट्रेट होता है आपके हीमोग्लोबिन EHB के साथ बाइंड अप कर लेता है, उसके साथ बॉन्ड बना लेता है, और बॉन्ड बनाने के कारण ही उसको बांध देता है। यानी कि आपको पता है कि हमारे शरीर में जो RBC होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है, वो परिवहन का काम करता है, ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है, और जब वह नाइट्राइड होता है, नाइट्राइड हीमोग्लोबिन से बाइंड अप करता है, बॉन्ड बना लेता है, तो उसको परिवहन में वो रोकता है, यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन नहीं होने देता, जिसके कारण ही बच्चा जो है नीला पड़ के उसकी डेथ हो जाती है। नीला क्यों पड़ता है? क्योंकि जब ऑक्सीजन की सप्लाई उसके अंगों तक नहीं हो पाती है, उसी कंडीशन में बच्चे के सभी अंग नीले पड़ने लगते हैं, और धीरे धीरे बच्चा जो है इलाज ना होने पर बच्चा डेथ कर जाता है। तो ये आपका हो गया ब्लू बेबी सिंड्रोम, और इसी स्थिति को ही ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। यहीं पे एक दो रोग और जान लेते हैं। आपको पता है कि जब पानी में कैडमियम की मात्रा अधिक हो जाती है, जब पानी में कैडमियम को CD से डिनोट करते हैं, CD, जब पानी में कैडमियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो इटाई नामक रोग होता है। इटाई नामक रोग में देखा जाता है कि इसमें जो है अस्थिमृतता, यानी कि अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं, अस्थियों का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है, वह कम हो जाती है। डेंसिटी की बात आती है तो आप लोग पढ़े हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डियों में छेद हो जाना, जैसे उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो अस्थिमृतता कहीं न कहीं ऑस्टियोपोरोसिस से संबंधित है। तो एक कंडीशन देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ हड्डियों में गंभीर पेन हुआ करता है, गंभीर पेन होता है। और जब इटाई की बात आती है तो सबसे पहले यह रोग जो है, सर्वप्रथम यह रोग 1960 में जापान में देखा गया था। कब देखा गया था? सर्वप्रथम 1960 में जापान में, सर्वप्रथम 1960 में कहाँ देखा गया था? जापान में देखा गया था इटाई रोग। इससे जो है अस्थिमृतता, अस्थियों में गंभीर दर्द, और इसमें किडनी जो है, इटाई नामक रोग में किडनी आपकी अच्छे से कार्य नहीं कर पाती है, तो आपके पानी में कैडमियम की मात्रा की अधिकता से इटाई रोग होता है। इसके बारे में हम लोग देखा। अब वहीं पर जब पानी में HG का मतलब पारा, जब पानी में HG की मात्रा अधिक होती है तो आपका एक रोग होता है मिनीमाता रोग। मीनामाता रोग। पानी में HG यानी पारा, HG पारा कहे, HG कहे, या इसी को मरकरी कहे, तो आपको समझना होगा इसे कौन सा रोग होता है? मिनीमाता। यह भी जो मिनीमाता है, यह भी जापान के मिनीमाता नामक शहर में प्रथम बार देखा गया था। जापान के मिनीमाता नामक शहर में प्रथम बार देखा गया था, और वहीं से इसका नाम जो है मिनीमाता पड़ जाता है। कहाँ देखा गया था? जापान में देखा गया था। और यह जो मिनीमाता रोग है, इससे आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित। मिनीमाता रोग से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और इसमें होता क्या है कि आपका जो है हाथ पैर शून्य पड़ जाता है, आँख कान देखने तथा बोलने की धीरे धीरे अक्षमता उत्पन्न हो जाती है, हाथ पैर शून्य हो जाएगा। इसमें आपका मुख्य रूप से आप जानिए कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जब प्रभावित होगा तो इसमें इसके साथ ही साथ आपके हाथ पैर शून्य पड़ने लगते हैं, आपके देखने की क्षमता में कमी आने लगती है, सुनने की क्षमता में कमी आने लगती है, और उसके साथ ही साथ बोलने में असमर्थता व्यक्त होने लगती है। ये आपका हो गया मिनीमाता रोग, जो कि HG पारा मरकरी के पानी में इसकी अधिकता से होता है। और देखिए अगला देखिए, जब पानी में आर्सेनिक की अधिकता से आपका ब्लैक फुट नामक रोग होता है। ब्लैक फुट डिसीज। पानी में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट डिसीज पाई जाती है। ब्लैक फुट डिसीज होता है।
ब्लैक फुट डिसीज़ की बात करें, सबसे पहले इसको सर्वप्रथम ताइवान में देखा गया। ब्लैक फुट डिसीज़ को सर्वप्रथम ताइवान में देखा गया और यह उन लोगों में देखा गया कि जो लोग अधिक टाइम पानी में बिताते हैं, जिनके हाथ पैर अधिक टाइम पानी में रहते हैं या जो लोग पानी में काम करते हैं, और उन्हीं लोगों में देखा गया और सबसे पहले ताइवान में देखा गया। और इसकी जब जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि यह उन लोगों को होता है कि जो लोग ऐसे पानी में कार्य करते हैं जिनमें आर्सेनिक की मात्रा अधिक है। और यह जो ब्लैक फुट रोग होता है, इसमें हाथ पैर की उंगलियां काली पड़ जाती हैं। काली पड़ने के साथ साथ जैसे आप लोग देखते हैं कि कुष्ठ रोग होता है, जिसको जनरली देहात में लोग कोढ़ कहते हैं, उसी तरह की वहाँ से फट जाता है, फट के मवाज निकलने लगती है, और यही जो है आपके ब्लैक फुट रोग है। अगर इसे हमें याद रखना है तो ब्लैक फुट रोग, आपको पता है ब्लैक मतलब ब्लैक फुट यानी पैर, और रोग का रोग होता है आर्सेनिक, यानी जो हमारे सैनिक होते हैं वे आपके फुट को अगर हम बूट कर लें, ब्लैक बूट पहनते हैं सैनिक, आर्सेनिक, सैनिक से आर्सेनिक हो जाएगा। और ब्लैक बूट यानी कि काला जूता से, काला जूता पहना कहा जाता है तो फुट पैर में पहना जाता है, और वहाँ से हम इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए इतने रहे हमारे जो आज का हमारा जो टॉपिक था, जो डिसीज़ थी, इसको हम लोग समझने का प्रयास किया। इसी के साथ हम ये वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और एक छोड़ दीजिए प्यारा सा कमेंट, जिससे हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।